नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें यहीं पर, तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर में आपका सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, मीन्स की आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। सभी को नॉलेज है। तो मोस्टली कॉमनली हम देखें तो आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। सभी को नॉलेज है। बट जब इन चीजों का आइडिया हमें नहीं था, जब कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं थी कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो उसकी खोज किस तरह से की गई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, वो आपको यहां पर डिस्कस करना है। आनुवांशिक पदार्थ उसे कहा जाएगा जो अपने अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, वो इन इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी कर रहा है, और वो इन सूचनाओं की अभिव्यक्ति भी करे। उसे ही आपने कहना है आनुवांशिक पदार्थ। अब एक्चुअल में आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन कौन हो सकता है, उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम देखें तो आपकी एनसीईआरटी ने मेनली 3 एक्सपेरिमेंट को यहां पर एक्सप्लेन किया है, और तीनों को 1 बाय 1 आपने यहां पर डिस्कस करना है। और तीनों ही एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लेंगे वो आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट लेना है, और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का सिद्धांत दिया। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज में सबसे पहला प्रयोग अभी आपको डिस्कस करना है, वो है ग्रिफिथ का प्रयोग, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसे यहां रूपांतरण सिद्धांत कहा गया है, क्योंकि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल यानी रूपांतरण का सिद्धांत एक्सप्लेन किया। अब क्या रूपांतरण का मीनिंग था, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया, वो चीजें अभी आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यानी कि ग्रिफिथ ने किस पर कार्य किया। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक बैक्टीरिया लिया जिसे आपने नाम दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इसके ऊपर इन्होंने ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। जैसे आपने कहा मेंडल ने पी पर कार्य किया, मॉर्गन उन्होंने ड्रोसोफिला पे अपना कार्य किया। इसी तरह से आपको बताना है ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस आप बता रहे हैं, इस स्ट्रेप्टोकोकस के 2 अलग अलग स्ट्रेन आपको मिल रहे हैं, यानी 2 अलग अलग प्रकार के प्रभेद देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एस और एक आपको मिलना है आर। 2 प्रभेद, पहला दे रखा है एस और दूसरा है आर। और एस में आप बताएंगे S3 और आर में R2, R सेकेंड प्रभेद आप बता रहे हैं। एस यहां पर स्मूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यहां पर रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि माइक्रोस्कोप में जब आप इन बैक्टीरिया को देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस के जो स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके कुछ स्ट्रेन में आप देखें उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ आपको दिखाई देगा, यानी बिल्कुल चिकनी सतह आपको दिखेगी, तो उसे हमने कह दिया एस स्ट्रेन। जबकि कुछ बैक्टीरिया रफ फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, तो उसे हमने कह दिया आर खुरदरा। तो स्ट्रेप्टोकोकस इसके 2 स्ट्रेन, एक आर और एस। एस आप कहेंगे स्मूथ, आर आपने कहना है रफ। स्मूथ और रफ का रीजन एक्चुअल में पॉलीसेकेराइड की कवरिंग। जिन बैक्टीरिया के चारों ओर पॉलीसेकेराइड की कवरिंग उपस्थित होगी उसके कारण वो स्मूथ दिखेगा, और जहां ये पॉलीसेकेराइड का कवर नहीं होगा वहां ये आपको रफ फॉर्म में दिखाई देगा। तो 2 नाम याद रखने आपको, स्मूथ एस और रफ आर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। यही अगर हम देखें तो जो एस स्मूथ है ये वायरुलेंट भी है, यानी कि ये उग्र है, जबकि आर आपका नॉन वायरुलेंट, ये हार्मफुल नहीं है, ये हानिकारक नहीं है। वायरुलेंट यानी जो हानिकारक है उसे आपने कहा वायरुलेंट, और जो आपका वायरुलेंट नहीं है यानी जो नॉन वायरुलेंट है, जो हानिकारक नहीं है, वो है आपका यहां पर आर। तो दोनों के एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहां पर बताया गया है ग्रिफिथ का प्रयोग शुरू करने से पहले। तो क्या क्या पॉइंट हमने कहे? आनुवांशिक पदार्थ की खोज का पहला प्रयोग आप देख रहे हैं ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया। ग्रिफिथ ने किस पर कार्य किया, तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। स्ट्रेप्टोकोकस के 2 स्ट्रेन है आर और एस स्ट्रेन, आर रफ और एस स्मूथ आपने बताना है। जो स्मूथ है ये वायरुलेंट है, यानी कि ये उग्र है,
हानिकारक है, जबकि जो आर है ये नॉन वायरुलेंट है, ये हानिकारक नहीं है। अब आपको देखना है यहां पर ग्रिफिथ का प्रयोग अगर हम देखें तो काफी सिंपल 4 स्टेप में ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग को यहां पर पूरा करते हुए बताया। सबसे पहला स्टेप अगर आप देखें, फर्स्ट स्टेप, आपने लाइव जीवित एस स्ट्रेन लिया और इस एस स्ट्रेन को आपने माइस यानी चूहे में इंजेक्ट कर दिया। पहले स्टेप में बता रहे हैं, आपने एस स्ट्रेन लिया, उसे चूहे में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब आप इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, यहां चूहे की मृत्यु हो जाती है। पहले स्टेप में आपने एस स्ट्रेन लिया, चूहे में इंसर्ट किया और आप देखते हैं यहां पे इसका रिजल्ट, चूहा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसकी मृत्यु हो गई। जब आपने इस मृत चूहे का ब्लड सैंपल लेके स्टडी किया तो इनके ब्लड सैंपल में आपको एस स्ट्रेन मिले, यानी कंफर्म हुआ कि यहां चूहे की मृत्यु के लिए कौन उत्तरदायी, एस स्ट्रेन, यानी कि एस वायरुलेंट है, यह उग्र है, यह हानिकारक है, चूहे की मृत्यु का कारण यहां पर एस। अब इसी तरह से सेकेंड स्टेप आप लें। सेकेंड स्टेप में आपने आर स्ट्रेन लिया, पहले में एस था, दूसरे में आर, जीवित लाइव आर स्ट्रेन हम ले रहे हैं, आर यानी कि रफ। अब इस आर स्ट्रेन को भी हमने चूहे में इंसर्ट किया और इसके प्रभाव का अध्ययन किया, तो यहां आप देखिए चूहा जीवित है, यानी चूहे की मृत्यु यहां पर नहीं हुई। इसका मतलब कि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, ये चूहे को नहीं मारता है। तो हानिकारक कौन हुआ, एस स्ट्रेन वायरुलेंट, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हुई। आर कौन हुआ, नॉन वायरुलेंट, यह हानिकारक नहीं है, यहां ये चूहे की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। और इसलिए शुरुआत में हमने कहा जो एस है वो वायरुलेंट है और आर नॉन वायरुलेंट। अब तीसरे स्टेप में आप आइए, थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड स्टेप में आप क्या कह रहे हैं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ऊष्मामृत एस स्ट्रेन अब आपने लिया। देखिए पहले में भी एस था, तीसरे में भी एस है। डिफरेंस क्या, पहले वाला एस जीवित बैक्टीरिया हमने लिया, तीसरे में जो आप एस ले रहे हैं वो मृत, हीट किल्ड, यानी कि आपने एस स्ट्रेन लिया, उसे टेम्परेचर देकर, हीट देकर खत्म कर दिया। अब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो मृत एस स्ट्रेन है, इसे भी आपने चूहे में इंसर्ट किया। अब आप इसके प्रभाव का अध्ययन करें तो देखिए चूहा जीवित है यहां पर। क्यों, क्योंकि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था एस, उसे तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, हीट किल कर दिया, तो अब वो चूहे को नहीं मार सकता, तो चूहा बिल्कुल जीवित यहां आपको दिख रहा है। तो पहले स्टेप में एस था, चूहे की मृत्यु हुई, दूसरे में आर, चूहा जीवित है, तीसरे में भी एस, लेकिन एस को हमने मृत कर दिया। अब हीट किल एस को जब आप चूहे में इंसर्ट करेंगे तो यहां भी चूहा जीवित मिलना है। अब लास्ट जो फोर्थ स्टेप है, यहां सबसे मेन स्टेप जिससे रिजल्ट आपको मिलेगा, उसे ध्यान से देखें। फोर्थ स्टेप में आपने क्या कहा, ऊष्मामृत एस स्ट्रेन, यानी यही हीट किल एस स्ट्रेन आपने ले रखा है यहां पर, यहां आप देख सकते हैं हीट किल एस स्ट्रेन लिया, प्लस और क्या ले रहे हैं, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन यहां पर जीवित है। देखिए आपने हीट किल एस लिया, एस को तो मृत लिया है, लेकिन आर जो है वो जीवित है। अब आपने इन दोनों को चूहे में इंसर्ट किया। अगर हम रिजल्ट से पहले की बात करें तो देखिए ऊष्मामृत एस स्ट्रेन जब हमने इंसर्ट किया चूहा जीवित था, यानी एक तरह से नॉन वायरुलेंट हो गया क्योंकि मृत है। आर स्ट्रेन में चूहा जीवित ही रहता है क्योंकि आर नॉन वायरुलेंट है, यानी ऊष्मामृत एस और जीवित आर, ये दोनों चूहे को नहीं मारते अलग अलग अगर हम देखें तो। लेकिन जब आपने दोनों को साथ में इंसर्ट किया चूहे में, तो यहां भी चूहा जीवित रहना था, लेकिन ऐसा नहीं। यहां रिजल्ट देखिए बिल्कुल चेंज, यहां चूहे की मृत्यु हो गई। तो यहां यह क्वेश्चन मार्क आता है ग्रिफिथ के माइंड में कि अब यहां चूहे की मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि जो ऊष्मामृत एस आप बता रहे हैं, जब हमने पहले इंसर्ट किया ऊष्मामृत एस को तो देखिए चूहा जीवित था, यानी ये नॉन वायरुलेंट की तरह, और आर को जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो भी चूहा जीवित है। तो जब दोनों अलग अलग हमने इंसर्ट किया चूहे में तो चूहा जीवित, तो जब हम साथ में इंसर्ट करेंगे तब भी शायद चूहे को जीवित ही रहना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं। यहां आप देखिए चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो सवाल ये कि यहां चूहे की मृत्यु कैसे हुई।
तो जब आपने इस डेड माइस का ब्लड सैंपल लिया तो इसके ब्लड सैंपल में आपको कौन से स्ट्रेन मिले, आर या एस? दोनों। आर तो मिलने ही क्योंकि हमने आर इंसर्ट किए, लेकिन आर के साथ साथ कुछ अमाउंट में आपको एस स्ट्रेन भी यहां देखने को मिला और यही एस स्ट्रेन इसकी मृत्यु का कारण बना। तो सवाल ये कि एस स्ट्रेन कहां से आया यहां पर? एस तो हमने इंसर्ट नहीं किया था, नॉर्मल एस, जीवित एस, तो यहां ये जीवित एस कहां से आया? और इसी एस के आने का कारण इन्होंने बताया है रूपांतरण। यहां जो एस आ रहा है उसका कारण इन्होंने बताया रूपांतरण। एक रफ रिप्रेजेंटेशन हम देखें तो देखिए इस तरह से, ये तो ऊष्मामृत एस आप बता रहे हैं, इस तरह से हमने कर दिया ये ऊष्मामृत, और ये जीवित, ये आर स्ट्रेन, ये रफ स्ट्रेन। ये दोनों जब इन्होंने मिक्स किए तो यहां पर इन्होंने बताया कि ये जो ऊष्मामृत एस स्ट्रेन है इसके कुछ पार्ट किस में चले गए? आर में। और आर में जाकर इन्होंने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एस में। ये क्या बन गया? एस। यानी आर का रूपांतरण हुआ किस में? एस में। आर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एस में। तो यहां इन्होंने सिद्धांत दिया रूपांतरण का सिद्धांत कि जब आप ऊष्मामृत एस और जीवित आर को मिक्स करते हैं तो इस ऊष्मामृत एस का कोई पार्ट किस में चला जाता है? आर सेल में, और ये आर को किस में कन्वर्ट कर देता है? एस में। इसने आर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एस में यहां पर कन्वर्ट कर दिया। ये पार्ट एंटर हुआ और इसने आर को एस में रूपांतरित कर दिया और इसी एस के कारण चूहे की मृत्यु हुई, जिसे आपने कहा रूपांतरण का सिद्धांत। तो ग्रिफिथ ने रूपांतरण का सिद्धांत दिया, लेकिन ग्रिफिथ यहां ये नहीं बता पाए कि जो एंटर हुआ है सेल में, जिसने रूपांतरण किया है, वो डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन। ये पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि जो भी मॉलिक्यूल एंटर हुआ है और जिसने आर को एस में रूपांतरित किया है वही आनुवांशिक पदार्थ है। कि जो भी एंटर करने वाला मॉलिक्यूल वही आनुवांशिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि उसने आर का लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप चेंज कर दिया। पहले फिनोटाइप क्या था? रफ, और अब फिनोटाइप क्या है? स्मूथ। यानी कैरेक्टर लक्षण ही बदल गया और कैरेक्टर को कंट्रोल जो करेगा वही आनुवांशिक पदार्थ है। तो ग्रिफिथ ने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहा कि जो मॉलिक्यूल रूपांतरण कर रहा है वही आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन वो डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन, वो आप इस एक्सपेरिमेंट में यहां कंफर्म नहीं कर पा रहे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी जो आपसे पॉइंट कहा गया वही आप देखिए, आर प्रभेद का एस प्रभेद में रूपांतरण हुआ। यही हमने कहा रूपांतरण का सिद्धांत, कि जब आप आर और एस को मिक्स कर रहे हैं तो इस हीट किल एस का कोई मॉलिक्यूल आर में गया और उसने आर को एस में रूपांतरित कर दिया। इसे ही आपने कहा यहां पर रूपांतरण का सिद्धांत। क्लियर स्टूडेंट? तो काफी छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया यहां पर। सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ की खोज में ग्रिफिथ का प्रयोग। पॉइंट्स याद रखें कि ग्रिफिथ ने किस पे कार्य किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर। स्ट्रेप्टोकोकस के दो स्ट्रेन हमने बताया, आर और एस। आर रफ, एस स्मूथ। जो स्मूथ है वो वायरुलेंट है, जो रफ वो नॉन वायरुलेंट। और सिंपल 4 स्टेप में आपने अपना प्रयोग पूरा किया है। पहले स्टेप में जब एस को इंसर्ट करेंगे तो चूहा जीवित है, चूहे की मृत्यु हो जाती है, यानी एस वायरुलेंट। आर को जब आप इंसर्ट करेंगे तो चूहा जीवित है, यानी आर नॉन वायरुलेंट। हीट किल्ड एस, ताप मृत एस को जब इंसर्ट करेंगे तो भी चूहा जीवित, क्योंकि एस को आपने किल कर दिया है। लेकिन ताप मृत एस और आर, जीवित आर को इंसर्ट करते हैं तो चूहे की मृत्यु होती है, क्योंकि यहां जो आर आप देख रहे हैं इस आर का एस में रूपांतरण हुआ। ऊष्मामृत एस का कोई मॉलिक्यूल आर में गया और उसने आर को एस में रूपांतरित कर दिया। तो जो मॉलिक्यूल एंटर हुआ है या जो रूपांतरण कर रहा है वही आनुवांशिक पदार्थ है, बट वो डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन, वो आप यहां कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं इस प्रयोग से। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर टॉपिक हमारा वही चल रहा है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। और इसी आनुवांशिक पदार्थ की खोज में अब आप देखेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो यहां 3 साइंटिस्ट ने मिलकर कंप्लीट किया, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी।
इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा था वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में था ग्रिफिथ का प्रयोग, और ग्रिफिथ के प्रयोग में आपने रिजल्ट दिया रूपांतरण का सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और वहां आपने देखा आर जो है वो एस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो ट्रांसफॉर्म करने वाला मॉलिक्यूल है वही आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन वहां हम ये नहीं बता पाए कि एंटर करने वाला मॉलिक्यूल डीएनए है या आरएनए या प्रोटीन। इसी चीज को कंफर्म किया है अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने अपने प्रयोग से, और काफी सिंपल और स्मार्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहां पर किया है। अब क्या एक्सपेरिमेंट है वो आपने समझना है। पहला पॉइंट यहां भी वही कि इनका एक्सपेरिमेंट भी किस पर था, स्ट्रेप्टोकोकस पर। ग्रिफिथ ने भी स्ट्रेप्टोकोकस लिया था, 2 स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। इन्होंने भी स्ट्रेप्टोकोकस लिए, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। वहां उन्होंने चूहे को उपयोग में लिया था, यहां चूहे का कहीं कोई रोल नहीं है। तो देखेंगे यहां पर इन्होंने कैसे स्मार्ट तरीके से कंफर्म किया कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल उत्तरदायी है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट। इनके प्रयोग में सबसे पहले अगर आप देखें तो इन्होंने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स ले रखी है। आपने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लिए और तीनों में आपने आर स्ट्रेन ग्रो करा रहे हैं। तीनों में हमने आर स्ट्रेन, कई सारे आर स्ट्रेन यहां पर ग्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ आर स्ट्रेन, तीनों में आर स्ट्रेन आप यहां ग्रो करा रहे हैं। अब आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने लिया एस स्ट्रेन, एक टेस्ट ट्यूब एस स्ट्रेन, और इस एस स्ट्रेन को भी आपने हीट किल करना है। जैसे हमने पहले किया वैसे यहां भी आप टेस्ट ट्यूब को, एस स्ट्रेन को हीट किल करेंगे, लेकिन वहां आपने हीट किल एस स्ट्रेन को आर के साथ मिक्स कर दिया था। तो उस पूरे मिक्सचर में आपको नहीं मालूम चल पा रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है। तो यहां आप डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों को अलग अलग करके इन टेस्ट ट्यूब्स में ऐड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और एक एंजाइम्स के थ्रू भी यहां पॉसिबल है। पहले हम इसको अगर देखें तो आपने पहले टेस्ट ट्यूब, इसमें कौन ग्रो कर रहा है, आर स्ट्रेन, ये आपने बताया। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड कर देंगे, प्रोटीन। आपने ऐड कर दिया प्रोटीन, और ये प्रोटीन कहां से लिया हमने, फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन हमने हीट किल किया उसको पूरे को ना लेकर केवल उसका प्रोटीन हमने यहां ऐड कर दिया। इसी तरह से दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी कौन ग्रो कर रहा है, आर स्ट्रेन ग्रो कर रहा है। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, आरएनए। जैसे यहां प्रोटीन ऐड किया, यहां हमने ऐड कर दिया आरएनए, वही हीट किल एस स्ट्रेन का आरएनए। और तीसरे टेस्ट ट्यूब यहां भी ग्रो कर रहा है आर स्ट्रेन, प्लस यहां हम क्या ऐड कर देंगे, डीएनए। और इसका सोर्स भी यही है, हीट किल एस स्ट्रेन, जो ताप मृत एस है उसका आपने डीएनए ऐड कर दिया। अब तीनों को आप 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप इन तीनों टेस्ट ट्यूब के जितने भी अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, इन सबकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाएं। सबसे पहले वाले की जब आप स्लाइड बनाएंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में ओनली आर स्ट्रेन मिले, कहीं कोई एस स्ट्रेन आपको नहीं मिला। इसका मतलब पहले टेस्ट ट्यूब में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मॉलिक्यूल नहीं है। ग्रिफिथ के प्रयोग में आर को एस में कन्वर्ट करने में प्रोटीन का कोई रोल नहीं था, यहां कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं मिला। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जितने भी बैक्टीरियल स्ट्रेन है इनके भी हमने स्लाइड बनाई, और यहां भी आपको कौन सा स्ट्रेन देखने को मिला, ओनली आर, केवल आर 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 स्ट्रेन, कोई एस स्ट्रेन नहीं। इसका मतलब दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी कोई रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो साफ है आरएनए रूपांतरण कारक यानी ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल नहीं है। तीसरे टेस्ट ट्यूब में आप आए, जब यहां आपने स्लाइड बनाई तो यहां आपको आर के साथ साथ कौन मिल गए, एस स्ट्रेन भी आपको यहां पर देखने को मिले, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने डीएनए ऐड किया है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मतलब साफ है कि आर को एस में कन्वर्ट करने वाला, रूपांतरण करने वाला कौन है, डीएनए। यानी कि जो ग्रिफिथ ने कहा था कि सेल
जो आर से एस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो उत्तरदायी है वो आनुवांशिक पदार्थ है। बट वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, रूपांतरण जो कर रहा है उसका केमिकल नेचर क्या है, वो ग्रिफिथ नहीं समझा पाए। उसे अवेरी के इस प्रयोग से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनए था वहां पे आप देखिए हमें रूपांतरण देखने को मिला, आर एस में कन्वर्ट हुआ। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहां पर कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मॉलिक्यूल न तो प्रोटीन है न आरएनए, वो कौन है, डीएनए। और अगर इस टेस्ट ट्यूब में आप डीएनएज एंजाइम ऐड कर देते हैं, कौन सा एंजाइम, डीएनएज, अगर हम यहां पे ऐड करते हैं डीएनएज एंजाइम, तो क्या यहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं, क्योंकि डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, डीएनए का पाचन कर देगा। और अगर आपने डीएनएज ऐड कर दिया तो डीएनए का पाचन हो जाएगा, और बिना डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। जैसे अगर आप देखें यहां पर डीएनएज ऐड करते डीएनए डाइजेस्ट हो गया, बिल्कुल खत्म डीएनए, और बिना डीएनए के क्या आर एस में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी इस प्रयोग से बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि आर को एस में कन्वर्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी, तो वो आंसर आप बता सकते हैं डीएनए, जो अवेरी के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं आप। तो यहीं पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें टॉपिक वही हमारा चल रहा है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। इसमें पहला प्रयोग आप देख चुके हैं ग्रिफिथ का प्रयोग, जिन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत दिया। दूसरा फिर आपने अवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी का प्रयोग देखा। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे हर्शे और चेज का प्रयोग, और ये एक्सपेरिमेंट फाइनल एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने बिल्कुल कंफर्म किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज जो टॉपिक चल रहा है, एक तरह से कहा जाए तो इस खोज को पूरा किया हर्शे और चेज ने बिल्कुल अपने एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो क्या प्रयोग था, किस पे प्रयोग किया, वो आपको 1 बाय 1 क्लियर करना है। यहां अगर हम देखें तो हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर यानी वायरस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया। जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस पर, यहां इनके एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी, और बैक्टीरियोफेज कौन सा, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस पर इन्होंने अपने प्रयोग को कंप्लीट किया है। और यहां सेकंड पॉइंट, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी यूज में लिए। यहां पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे S35 और P32, S सल्फर, P फॉस्फोरस को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये S35 और P32 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को, रेडियो सक्रिय मॉलिक्यूल को इन्होंने अपने प्रयोग में काम में लिया। किस तरह से, वो भी आपको अभी यहां पर देखना है। देखिए S सल्फर ये प्रोटीन में मिलता है, क्योंकि S सल्फर अमीनो एसिड्स में मिलेंगे, कई अमीनो एसिड्स में सल्फर कंपोनेंट है, और अमीनो एसिड ही मिलकर बनाता है प्रोटीन। इसी तरह से अगर हम देखें P फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट आपको डीएनए में मिलता है। डीएनए में कहा, न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड में आप बताते हैं शुगर, बेस और फॉस्फेट। फॉस्फेट प्रोटीन में नहीं मिलेगा कभी, और सल्फर कभी आपको डीएनए में नहीं मिलना है। ये दोनों को बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएट कर रहा है कि सल्फर कभी भी हमें डीएनए में देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए यहां पर हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग में सल्फर और फॉस्फेट S और P को रेडियो एक्टिव किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन आपको बताया जा रहा है आपका प्रयोग शुरू करने से पहले, कि प्रयोग आप बता रहे हैं हर्शे व चेज का प्रयोग आपको बताना है। किस पर कार्य किया, तो बैक्टीरियोफेज पर इन्होंने कार्य किया, वायरस पर। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रेडियो सक्रिय मॉलिक्यूल काम में लिए, S और P, S35 और P32 आप बता रहे हैं। S प्रोटीन का कंपोनेंट है, जबकि P डीएनए का कंपोनेंट आपको यहां पर मिलना है। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करें तो देखिए सबसे पहले आप बोर्ड पे देख सकते हैं यहां वायरस को, हमने वायरस को रिप्रेजेंट किया है। ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ग्रीन कलर से बता रहे हैं, और ये वायरस का प्रोटीन कवर आप देख रहे हैं रेड कलर से बताया गया प्रोटीन आवरण को। एक वायरस की स्ट्रक्चर सिंपल आपको बताई गई है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जब आप इस वायरस को ग्रो करा रहे हैं तो संवर्धन माध्यम में जो S है यानी सल्फर,
ये रेडियो एक्टिव है, और पी यानी कि फॉस्फेट ये सामान्य रखा है। इसको सामान्य को हम ग्रीन कलर से बता रहे हैं, जबकि जो रेडियो एक्टिव है उसे रेड कलर से यहां पर बताया गया। तो जब संवर्धन माध्यम पे एस रेडियो एक्टिव होगा तो एस किसका पार्ट है? प्रोटीन का। यानी जितने भी प्रोटीन बनेंगे वो रेडियो एक्टिव होंगे, और इसलिए आप देख सकते हैं इस वायरस का आवरण कैसा है? रेड कलर का, यानी कि रेडियो एक्टिव है। जबकि इस वायरस का डीएनए आप देख सकते हैं कैसा है? सामान्य ग्रीन कलर का, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट है और हमारे संवर्धन माध्यम में फॉस्फेट सामान्य है, जबकि संवर्धन माध्यम में सल्फर रेडियो एक्टिव है। तो वायरस में जितने भी सल्फर यानी प्रोटीन बनेंगे वो प्रोटीन तो होगा रेडियो एक्टिव और डीएनए होगा सामान्य। बिल्कुल ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, तभी आपको आगे का एक्सपेरिमेंट समझ आएगा। ये संवर्धन माध्यम में रेडियो एक्टिव सल्फर है तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ रेड कलर का। डीएनए सामान्य था इसलिए डीएनए ग्रीन कलर सामान्य आप यहां पर देख सकते हैं। वही पॉइंट हमने लिखा है कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव और डीएनए बिल्कुल सामान्य देखने को आपको यहां पर मिल रहा है। अब इसी वायरस को आप ई कोलाई बैक्टीरिया पे इसका अटैक कराएंगे। कौन सा वायरस? वो वायरस जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन रेड कलर का और डीएनए सामान्य। यानी अब आपने इन्फेक्शन संक्रमण कराया कि ये वायरस अब अटैक करेगा ई कोलाई पर, और जब भी वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो ये अपना आनुवंशिक पदार्थ होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि ये अपना डीएनए जो ग्रीन कलर का है इसने यहां सेल में, ई कोलाई सेल में ट्रांसफर कर दिया है। और फिर आप ये भी जानते हैं ये सेल में मल्टीप्लाई करता है। तो आपने पहले इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग सम्मिश्रण करेंगे तो आप देखेंगे अब ये वायरस का पार्ट इससे दूर हो गया। वायरस ने ई कोलाई पर अटैक किया, अपना डीएनए इसमें ट्रांसफर और ये अलग हो रहे। अब आप करेंगे सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में आपने अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूज करना है, और सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं। जो हैवी होगा, भारी होगा, वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर की ओर आपको मिलेंगे डेंसिटी के बिहाव पे। तो वायरस और बैक्टीरिया को कंपेयर करें तो आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया हैवी है तो बैक्टीरिया तो हमें नीचे बैठता हुआ मिलेगा, और जो वायरस पार्टिकल यानी ये प्रोटीन कवर जो रह गया कोट, ये ऊपर की ओर हमें मिलेगा। तो यहां जो ऊपर लेयर हमें मिलती है उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो यहां आपको मिलेगा यानी बैक्टीरिया नीचे की ओर, इसे आपने कहना है पैलेट। तो देखिए पैलेट में तो बैक्टीरिया आ जाएंगे हमें मालूम है, और सुपरनेटेंट में जो लाइटर पार्टिकल है जो बैक्टीरियल सेल में एंटर नहीं हुआ यानी प्रोटीन कवर वायरस का, ये ऊपर आ गया। अब आप जब टेस्ट ट्यूब देखेंगे तो आपको दो लेयर दिखाई दे रही है, एक पैलेट की, एक सुपरनेटेंट की। आपको इन दोनों लेयर्स में रेडियो एक्टिविटी चेक करनी है कि रेडियो सक्रियता कहां आपको देखने को मिल रही है, यानी वो रेड कलर का शाइन करता हुआ वो कहां आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए सुपरनेटेंट में रेडियो सक्रियता उपस्थित है, जबकि पैलेट में रेडियो सक्रियता अनुपस्थित है। यही आपका मेन रिजल्ट है यहां पर कि आपने जब टेस्ट ट्यूब का एनालिसिस किया, नीचे कौन है? पैलेट, ऊपर सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में आपको रेडियो एक्टिविटी मिली, पैलेट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। हमें मालूम है पैलेट में बैक्टीरिया है, वो हैवी है, और ऊपर बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी आप कहां मिल रही है? सुपरनेटेंट में। इसका मतलब साफ है कि रेडियो एक्टिविटी सेल के बाहर रह गई, रेडियो एक्टिविटी सेल में एंटर नहीं कर पाया। और इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव कौन था? प्रोटीन। आप देख सकते हैं रेड कलर का कौन है? प्रोटीन कवर। यानी कि प्रोटीन सेल के बाहर रह गया, प्रोटीन सेल में एंटर नहीं कर पाया। इसका मतलब साफ है कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए एक बार फिर से कि आपने वायरस जो ग्रो कराया है संवर्धन माध्यम में, इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है एस, और डीएनए सामान्य है। अब इसे आपने ई कोलाई पे अटैक कराया तो यहां संक्रमण हुआ, सम्मिश्रण हुआ। अब हम सेंट्रीफ्यूज करें, हम वायरस और बैक्टीरिया को अलग करना चाह रहे हैं, और अलग करने के लिए टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो डेंसिटी के बिहाव पे अलग करेगा।
तो जो हैवी होगा वो नीचे बैठेगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। तो हमें मालूम है बैक्टीरिया तो हैवी है, तो बैक्टीरिया नीचे की ओर बैठ गया, जिसे हमने कह दिया पैलेट। जो भी हल्के पार्ट होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, जिसे हमने कहा सुपरनेटेड। तो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया या वायरस दिखाई नहीं दे रहे, केवल हमें लेयर, एक परत दिखाई दे रही है कि पैलेट है और ये सुपरनेट है। जब रेडियो एक्टिविटी हमने देखी तो रेडियो एक्टिविटी ऊपर यानी सुपरनेटेंट में दिखाई दी, यानी कि हमारा रेडियो एक्टिव कौन था यहां, प्रोटीन। तो प्रोटीन तो ऊपर ही रह गया, प्रोटीन सेल में एंटर नहीं कर पाया, जो साफ कंफर्म कर रहा है कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो सेल के बाहर ही है, उस सेल में एंटर नहीं कर पाए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहां तक? इसी तरह से अब सेकंड केस आप लें। सेकंड केस में आप देखिए, यहां पर डीएनए रेडियो एक्टिव है बट प्रोटीन सामान्य है। इस केस में कल्चर मीडियम में यहां एस सामान्य हो गया इस बार, वहां पहले केस में एस रेडियो एक्टिव था, अब एस सामान्य और पी रेडियो एक्टिव कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली प्रोटीन सामान्य है ग्रीन कलर का, और डीएनए जो आप देख सकते हैं यहां पर, ये रेड कलर में रेडियो एक्टिव आपको मिल रहा है। अब सेम वही प्रयोग करना है, आपने संक्रमण कराया ई कोलाई पर, फिर सम्मिश्रण, अब वहां यहां भी सेंट्रीफ्यूज आप करें। यहां ध्यान रखेंगे, देखिए प्रोटीन कवर ग्रीन कलर का है, सामान्य है, डीएनए यहां रेड कलर में, क्योंकि डीएनए एक्चुअल में रेडियो एक्टिव है। अब यहां भी सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दो लेयर आएगी, एक सुपरनेटेंट की और एक पैलेट की। पैलेट में बैक्टीरिया होंगे, सुपरनेटेंट में वायरस, क्योंकि जो हल्का है, और दोनों में ही आपको रेडियो सक्रियता देखनी है। अब यहां भी पहले सुपरनेटेंट को देखें तो रेडियो सक्रियता अनुपस्थित है, यानी ऊपर वाली लेयर में कोई रेडियो सक्रियता हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन जब आप पैलेट में आ रहे हैं तो पैलेट में रेडियो सक्रियता आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी कहां दिखी, सेल के अंदर या सेल के बाहर? यहां रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर दिखाई दे रही है। मींस कि इस प्रयोग में जो भी हमारा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर है, न कि सेल के बाहर। इससे पिछले वाली स्लाइड में आपने क्या देखा कि रेडियो सक्रियता सेल के बाहर दिखी, तो वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं। यहां रेडियो सक्रियता सेल के अंदर दिख रही है, यानी ये आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि ये सेल के अंदर एंटर हुआ है। और यहां ये रेडियो सक्रिय रेड कलर का कौन है, डीएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल कंफर्म हो गया कि सेल में एंटर करने वाला मॉलिक्यूल कौन, डीएनए, और जो सेल के अंदर एंटर करेगा वही आनुवांशिक पदार्थ है। तो हर्शे और चेस के प्रयोग से बिल्कुल आसानी से 100% कंफर्म हो रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ कौन, डीएनए। सेल के अंदर एंटर करने वाला मॉलिक्यूल कौन, डीएनए। प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं, क्योंकि प्रोटीन तो सेल के बाहर ही रह गया। सेल के अंदर एंटर हुआ है डीएनए, जो कंफर्म कर रहा है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। तो ये तीनों प्रयोग हमने देखे, ग्रिफिथ का प्रयोग, फिर आपने अवेरी का प्रयोग देखा, और तीसरा हर्शे व चेस का प्रयोग। फाइनली हर्शे एंड चेस ने कंफर्म किया अपने प्रयोग से कि आनुवांशिक पदार्थ कौन, डीएनए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, यहीं पर नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं। अभी हमने कंप्लीट किया आनुवांशिक पदार्थ की खोज में हमने देखा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहीं पर आपके एनसीईआरटी ने आनुवांशिक पदार्थ के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टर्स डिसाइड कर रखे कि जो भी मॉलिक्यूल, चाहे वो डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन, अगर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो वही जेनेटिक मटेरियल होगा। एनसीईआरटी ने 4 फीचर, 4 विशेषता या कहें 4 कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज डिसाइड करी है, और जो भी मॉलिक्यूल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जिनमें भी ये चारों फीचर होंगे वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। अब आप बता रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो आनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? आनुवांशिक पदार्थ कौन? जो आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर कर रहा है, अभिव्यक्ति भी करे, स्थानांतरित भी कर रहा है, वो आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अगर हम देखें वन बाय वन, तो सबसे पहला पॉइंट वो है यहां पर रेप्लिकेशन से रिलेटेड।
रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृतिकरण, अपनी कॉपी बनाना। क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल को हम आनुवांशिक पदार्थ माने, उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके। क्योंकि जब वो कॉपी बनाएगा तभी नई कॉपी अगली सेल या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगी। तो सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है आनुवांशिक पदार्थ की वो है रेप्लिकेशन की। तो यहां आप देख सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ को अपनी प्रतिलिपि बनाने में समर्थ होना चाहिए। ये फर्स्ट कैरेक्टर है कि आनुवांशिक पदार्थ की विशेषता हम देख रहे हैं। पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके, तभी तो सूचनाएं अगली सेल में या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगी जब कॉपी बनेगी। अब अगर आप देखें यहां पर सबसे पहले डीएनए, क्या डीएनए में विशेषता है? क्या डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है? तो आंसर हाँ, डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। यानी पहली विशेषता डीएनए में आपको देखने को मिल रही है। अब यदि आप आते हैं आरएनए में, तो क्या आरएनए अपनी कॉपी बना सकता है? तो उसका भी आंसर होगा हाँ। कई वायरसेस में हम देखते हैं कि यानी नेचर में देखा जाए तो आरएनए अपनी कॉपी बना सकता है, हम में नहीं बट वायरसेस में तो बना रहा है। तो आरएनए में भी रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा मॉलिक्यूल प्रोटीन, क्या प्रोटीन भी अपनी कॉपी बना सकता है? तो आंसर होगा नो। यानी प्रोटीन में पहला फीचर नहीं है। तो आप आनुवांशिक पदार्थ की जो विशेषताएं देख रहे हैं, इन विशेषताओं में पहला है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन डीएनए और आरएनए दोनों में हमें मिल रहा है। प्रोटीन में कोई रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी प्रोटीन तो फर्स्ट राउंड में ही बाहर। कि आनुवांशिक पदार्थ की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता प्रोटीन में हमें नहीं मिली, डीएनए और आरएनए दोनों में आपको मिल रही है। अब आप आइए सेकंड फीचर में, और सेकंड फीचर की बात करें तो ये आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड दे रखा है कि जो भी हमारा आनुवांशिक पदार्थ है वो स्थायी होना आवश्यक है, क्योंकि उसमें हमारी आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित है, तो उसको स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अनस्टेबल हो, कि एनवायरमेंट में, वातावरण में हल्का सा भी चेंजेस आया तो उसमें भी चेंजेस आ जाए। इस तरह का आनुवांशिक पदार्थ हमें नहीं चाहिए। हमारा आनुवांशिक पदार्थ हाईली स्टेबल, अत्यधिक स्थायी होना चाहिए। और स्टेबल वो केमिकली भी हो, स्ट्रक्चरली भी हो, यानी रासायनिक और संरचनात्मक दोनों दृष्टि से हमारा आनुवांशिक पदार्थ स्थायी होना चाहिए। जो पॉइंट आपको यहां दे भी रखा है, रासायनिक व संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए। तो जो भी हमारा आनुवांशिक पदार्थ वो हाईली स्टेबल होना जरूरी है। अब डीएनए आरएनए को कंपेयर करें तो डीएनए ज्यादा स्थायी है। क्यों ज्यादा स्थायी है वो पॉइंट हम देखेंगे, लेकिन याद करिए आपको मॉलिक्यूलर के फर्स्ट लेक्चर में ही ये पॉइंट बताया भी गया था, डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। थाइमीन और यूरेसिल का भी पॉइंट बताया गया था। तो एक बार फिर से यहां देखिए कि दूसरी विशेषता आनुवांशिक पदार्थ की स्थायी होना चाहिए। हमारे पास डीएनए आरएनए, तो आरएनए यहां कम स्थायी है, डीएनए ज्यादा स्थायी है। क्यों, क्या क्या रीजन है, वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट पे आइए। सबसे पहले तो इनके शुगर को हम स्टडी करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, आरएनए में राइबोज शुगर आपको मिलता है, जो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंस। ये देखिए सेकेंड पोजीशन पे यहां OH है और यहां H। फर्स्ट लेक्चर में आपको पॉइंट कहा भी गया था। तो यहां डीऑक्सी राइबोज यानी कि ये कम क्रियाशील है, इसकी एक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम है, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। और यहां OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये इसलिए ज्यादा रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील है। क्रियाशीलता जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो जो राइबोज है यानी ये कम स्थायी है, और राइबोज किस में पाया जाता है, आरएनए में। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है, ये अधिक स्थायी है, इसलिए डीएनए ज्यादा स्थायी हुआ। और आरएनए तो इतना ज्यादा अस्थायी है कि आप देखिए ये एंजाइम की तरह भी कार्य करता है, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है इसकी। एज अ कैटालिस्ट ये काम करता है, जिसे हम कहते हैं भी राइबोजाइम। आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम कौन, आरएनए है, वो कैटालिस्ट की तरह कार्य करने लग जाता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है, इसकी रिएक्टिविटी काफी कम है, और इसलिए ये ज्यादा स्टेबल, स्थायी है डीएनए के कंपैरिजन में।
तो ये तो बात हुई शुगर को लेते हुए। अब बेसिस को लेकर भी हम देख सकते हैं कि डीएनए ज्यादा स्थायी होगा। कैसे? एजीसी, ये तो डीएनए आरएनए में कॉमन है। यूरेसिल और थाइमीन का डिफरेंस है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा भी था। आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थाइमीन, और थाइमीन जहां होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और थाइमीन डीएनए में, तो डीएनए में ज्यादा स्टेबिलिटी। दोनों की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था। यूरेसिल सेम इसी के जैसा ही थाइमीन, केवल डिफरेंस आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप का, ये यहां अटैच हुआ, सो 5 मिथाइल यूरेसिल या मिथाइलेटेड यूरेसिल इसे हम कहते हैं। तो यूरेसिल और थाइमीन को कंपेयर करें तो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? थाइमीन। और थाइमीन किस में पाया जाता है? डीएनए में, और इसलिए डीएनए ज्यादा स्थायी। तो स्थायित्व की बात करें तो डीएनए ज्यादा स्थायी क्यों? देखिए, पहला क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। दूसरा, डीएनए में डीऑक्सी शुगर है तो वो ज्यादा स्थायी है। तीसरा, डीएनए में थाइमीन उपस्थित है इसलिए वो ज्यादा स्थायी है। और आरएनए अनस्टेबल या अस्थायी है। क्यों? क्योंकि आरएनए सामान्य रूप से सिंगल स्टैंडर्ड है इसलिए अनस्टेबल। आरएनए में राइबोज शुगर इसलिए आरएनए अस्थायी है, और आरएनए में यूरेसिल पाया जा रहा है इसलिए ये अस्थायी। तो इन कारणों से हम बता सकते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ की दूसरी विशेषता है ये किसमें देखने को मिल रही है? डीएनए में केवल, ये आरएनए में नहीं है। यानी डीएनए में दोनों विशेषताएं आ गई, पहली और दूसरी, ये रेप्लिकेशन भी कर रहा है और स्टेबिलिटी भी है। आरएनए में केवल एक ही फीचर मिला रेप्लिकेशन का, बट वो स्टेबल नहीं है। अब इसी तरह से आप आइए तीसरे में। तीसरा यहां म्यूटेशन उत्परिवर्तन से रिलेटेड है कि जो भी हमारा आनुवांशिक पदार्थ है उसमें म्यूटेशन होना तो चाहिए, बट काफी कम, वेरी 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 स्लो रेट ऑफ म्यूटेशन, वो भी केवल इवोल्यूशन उद्विकास के लिए। यानी हमारा आनुवांशिक पदार्थ ऐसा हो, क्योंकि वो स्थायी है तो उसमें उत्परिवर्तन होने के चांसेस काफी कम, बहुत ही स्लो, धीमा म्यूटेशन होना चाहिए उद्विकास की दृष्टि से। अब यहां भी आरएनए डीएनए को हम कंपेयर करें, तीसरा पॉइंट जो उत्परिवर्तन से रिलेटेड आपको दे रखा है, मंद उत्परिवर्तन जो कहा गया। सबसे पहले आप आइए डीएनए। डीएनए में उद्विकास काफी कम होगा, जो हमने कहा भी हमें कम ही चाहिए क्योंकि हमारा आनुवांशिक पदार्थ स्थायी है, तो चेंजेस कम होंगे। आरएनए, इसमें तेज म्यूटेशन हो रहा है तो उद्विकास भी तेज आपको देखने को मिलेगा। वायरसेस जीनोम में हम देखते भी हैं कॉमनली। तो ये पॉइंट यहां पे आपको दे रखा है, दोनों का एक कंपैरिजन कि डीएनए आरएनए, इनमें हम देखें तो फीचर हमने बता दिया है, मंद उत्परिवर्तन हमें चाहिए, और मंद उत्परिवर्तन किसमें है? डीएनए में। तो तीसरा विशेषता ये भी डीएनए में देखने को मिली। तो आरएनए में केवल एक ही विशेषता मिली अभी तक, रेप्लिकेशन की। तीन चीजें हमने बताई, तीनों में डीएनए में ये पॉइंट कवर हो रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है, डीएनए स्थायी भी है, और डीएनए में म्यूटेशन भी कम पाया जा रहा है। अब आप आइए चौथे में। चौथी विशेषता क्या दे रखी यहां पर? फोर्थ में आपसे कहा गया ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे, मेंडेलियन लक्षण को जो प्रकट करता उससे रिलेटेड है। आनुवांशिक पदार्थ को स्वयं को मेंडेलीय लक्षणों के रूप में प्रकट करने में समर्थ होना चाहिए। मेंडेलियन कैरेक्टर किस तरह से समझेंगे कि वहां क्लासिकल जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी हमने पढ़ा था कि लक्षणों का निर्धारण कारक करता है। तब हमने बताया था कारक कौन, एक्चुअल में जीन एंजाइम बनाएगा, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट उत्पाद, और वही हमें दिखाई देता है। तो उसी चीज को एक बार यहां फिर से देखें आप। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है डीएनए। डीएनए एक्सप्रेस होके क्या बनाएगा? आरएनए, और यही आरएनए आगे चलकर बनाता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन, और प्रोटीन जो आगे एंजाइम सबस्ट्रेट क्रियाधर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ही कैरेक्टर है। जैसे हमने कैरेक्टर ले लिया लंबाई, तो ये कौन हुआ? एक मेंडेलियन लक्षण। तो ये लक्षण, ये देखिए आया कहां से? डीएनए से। ये तो लिखा है मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने में समर्थ हो। तो इन लक्षणों को प्रकट कौन कर रहा है? डीएनए, न कि आरएनए, क्योंकि आरएनए तो खुद ही डीएनए से बना है।
और यहां इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेंडल ने कहा था लक्षणों का निर्धारण कौन कर रहा है, कारक, और कारक ही कौन है, जीन, और जीन किससे बना होता है, डीएनए से। यानी ये पॉइंट भी हम किसको देंगे, डीएनए को। तो मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने में समर्थ कौन है, डीएनए, न कि आरएनए। क्लियर। अब यही अगर हम देखें, आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर डीएनए कर रहा है और प्रकट भी करेगा। आरएनए क्या कर रहा है यहां, आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु उपयुक्त है। स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के सूचनाओं का स्थानांतरण सेल में। देखिए सूचनाएं डीएनए के पास है, लिखा है आनुवांशिक सूचनाओं का संचय डीएनए में हुआ। अब इस सूचना से ये प्रोटीन बना है, तो ये डीएनए से प्रोटीन तक सूचनाओं का स्थानांतरण कौन कर रहा है, आरएनए। तो आरएनए ट्रांसलेट कर रहा है, यहां पर स्थानांतरण कर रहा है कि डीएनए ने सूचनाएं स्टोर करी। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है, वो आरएनए के द्वारा सूचनाओं का स्थानांतरण करेगा। तो 4 विशेषताएं बताई गई है आनुवांशिक पदार्थ की, और ये चारों विशेषताएं प्रोटीन में नहीं मिली, आरएनए में भी नहीं मिली। ये चारों विशेषताएं हमें किसमें देखने को मिली, केवल डीएनए में। चारों रिकॉल करिए। सबसे पहला रेप्लिकेशन बिल्कुल डीएनए में हमें मिला। दूसरा फिर आपने बताया यहां पर स्टेबिलिटी, स्थायी, डीएनए ज्यादा स्थायी है। तीसरा हमने बताया स्लो म्यूटेशन, मंद उत्परिवर्तन, वो भी हमें डीएनए में मिला। और चौथा हमने बताया जो मेंडेलियन लक्षण के रूप में अपने आप की अभिव्यक्ति कर सकता है, वो भी कौन है, डीएनए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है लक्षणों के रूप में। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपने बताई है आनुवांशिक पदार्थ की, कि आनुवांशिक पदार्थ में 4 चीजें होनी जरूरी है, और ये चारों चीजें हमें किसमें देखने को मिली, केवल डीएनए में। सो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर के चैप्टर में अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण की अगर हम बात करें तो डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी कॉपी बना सकता है, यानी इसे हमने कहा सेल्फ डुप्लीकेशन। डीएनए सेल में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी कॉपी बना रहा है, सेम अपनी ही जैसी, और उसी प्रोसेस को आपने नाम दे रखा है यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण। सिंपल सी बात, जैसे कॉमनली हमने कहा ये डीएनए, और इसी डीएनए से एक और डीएनए बनता हुआ हमें दिखे, तो इस प्रोसेस को आपने नाम देना है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण। अब पॉइंट ये कि सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन कब हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए उपस्थित है, यूकैरियोट्स में भी डीएनए उपस्थित है। तो दोनों ही सेल में डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, यानी वो अपनी कॉपी बनाता है। हमने पिछले लेक्चर्स में, स्लाइड्स में आपने देखा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, उनकी प्रॉपर्टीज आपने बताई थी, उनके गुण बताए थे, और उन्हीं प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने यही लिया था, रेप्लिकेशन, कि आनुवांशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो अपनी कॉपी बना सकता हो। तो उसी में आपने आंसर डीएनए भी कहा था, डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, आरएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है वायरसेस वगैरह में, बट यहां डीएनए की बात की जा रही है जो मोस्ट कॉमन है। तो डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। सबसे पहले अगर यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा, तो वो आपको बताना है एस फेज में, सेल डिवीजन का जो एस फेज, सिंथेसिस फेज। सेल डिवीजन में आप पढ़ते हैं G1, S और G2। तो इनमें डीएनए कब रेप्लिकेट कर रहा है, तो वो हम कहेंगे यहां पर एस फेज। एस फेज, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। यहीं अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोकैरियोट में हम सभी जानते हैं कोई एस फेज आपको नहीं मिल रहा है। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन आपको बाइनरी फ्यूजन से ठीक पहले जस्ट मिलना है, यानी प्रोकैरियोट में जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के जस्ट पहले आपको यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखें। पहला पॉइंट तो आपने कहा डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए का बनना। यूकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा, एस फेज आप कह रहे हैं। प्रोकैरियोट में कब होगा, तो जो फ्यूजन है, यानी विदलन बाइनरी फ्यूजन या जो सेल डिवीजन का पॉइंट है, उससे पहले आपको यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। अब यहीं पर
डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कौन सी विधि के द्वारा होगा, तो वो आपने कहना है अर्ध संरक्षी विधि, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब ये विधि क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जो ये विधि है ये पूरी डिटेल में आपके सिलेबस में दे रखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी विधि से कर रहा है। तो अभी नाम याद रखें, वो आपने कहा अर्ध संरक्षी विधि। इसकी एक आउटलाइन अभी आपको बताई जाएगी और डिटेल आगे के स्टेप्स में आप यहां पर देखेंगे। तो पॉइंट्स हमें याद रखना है, यू कैरोट में रेप्लिकेशन एस फेज में, प्रो कैरोट में विदलन से पहले कौन सी विधि से डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, तो वो आपने कहना है यहां पर अर्ध संरक्षी विधि आप कहेंगे। अब अर्ध संरक्षी विधि की केवल एक आउटलाइन अभी आपको बताई जा रही है, डिटेल आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अर्ध संरक्षी विधि देखने को मिलती है। जैसे आपके सामने ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप देख रहे हैं। अब इस डीएनए को आपने रेप्लिकेशन करना है, तो रेप्लिकेशन के पहले स्टेप में अकुंडलन, यानी कि दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हुए आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड्स यहां पर अलग अलग हो गए। अब इन स्ट्रैंड्स के सामने, ये जो दो स्ट्रैंड हमने अलग किए, इनके सामने एक एक करके नए स्ट्रैंड्स बनते हुए आपको दिखेंगे। पहले डीएनए डबल स्ट्रैंड था, अनवाइंडिंग हुई, अनवाइंडिंग होते ही दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए और ये दोनों आप देख सकते हैं वही वाले स्ट्रैंड अलग हुए। अब दूसरे स्टेप में हम क्या बताएंगे, नए स्ट्रैंड इसके सामने बनेगा, जो दोनों स्ट्रैंड है इनके सामने डीएनए के नए स्ट्रैंड्स का निर्माण होता हुआ आप देख सकते हैं यहां पर अपनी स्क्रीन पर। अब देखिए जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं न्यू स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। जो नया स्ट्रैंड हमने बनाया रेड कलर में, पेरेंटल जो स्ट्रैंड है ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं यहां पर, जो नए बने वो रेड कलर में। अब देखिए जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की संख्या डबल हो गई, प्रतिकृतिकरण 1 से 2 डीएनए बने, 2 से आगे 4, 8 इस तरह से बनेंगे। लेकिन यहां जो 2 नए डीएनए हम देख रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं एक तो पुराना स्ट्रैंड ही है ब्लू स्ट्रैंड, और एक नया स्ट्रैंड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर। तो एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, और इसलिए इसे हमने कहा अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव। देखिए ये वाला जो है ये तो वही है ओल्ड स्ट्रैंड, जो पेरेंटल स्ट्रैंड हमने लिया, यहां पे भी आप देखिए ये वही है ओल्ड स्ट्रैंड, लेकिन जो रेड कलर वाला है ये है न्यू स्ट्रैंड। ये रेड कलर में आप देख सकते हैं ये न्यू स्ट्रैंड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां एक स्ट्रैंड पुराना एक नया, यानी कि पुराना वाला जो स्ट्रैंड है वो यहां पर संरक्षित है, वो कंजर्व है, इसलिए इसे हमने कहा अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव। आधा, दोनों स्ट्रैंड में से एक संरक्षित है पुराना वाला, ये एक नया आया है, इसलिए इसे हमने कहा है सेमी कंजर्वेटिव। तो रेप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखें कि जो मैकेनिज्म है वो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी जो नए डीएनए बनेंगे उनमें एक तो पुराना स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए इसे आपने नाम दे रखा है सेमी कंजर्वेटिव अर्धसंरक्षी। तो सारे पॉइंट्स क्लियर कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। यू कैरोट में कब होगा तो आप कहेंगे एस फेज में। प्रो कैरोट में कब होगा तो आपने विदलन से ठीक पहले, बाइनरी फ्यूजन के ठीक पहले आपने बताया है, क्योंकि प्रो कैरोट में कोई एस फेज नहीं मिलेंगे। कौन सी विधि से रेप्लिकेशन करेगा तो वो आपने कहना है अर्ध संरक्षी विधि, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है वो हमने देखा कि रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बनेंगे उनमें एक पुराना स्ट्रैंड है संरक्षित बिल्कुल वैसा, एक नया स्ट्रैंड आपको मिला, तो इसे हमने कहा यहां पर सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी विधि आप बता रहे हैं। तो ये जो विधि आपने बताई है अर्ध संरक्षी, ये किसने दी, कैसे, वो भी हमें देखना है। सबसे पहले तो यहां विचार दिया इसके बारे में कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेशन कर सकता है। शायद वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में यानी अर्ध संरक्षी विधि में रेप्लिकेशन कर सकता है। ये विचार देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वॉटसन एंड क्रिक। इनका नाम पहले भी आया था, डबल हेलिकल मॉडल में भी आपने नाम लिए थे। तो डीएनए को इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब सवाल यह था कि डीएनए अपनी संख्या कैसे बढ़ा रहा है, यानी वो रेप्लिकेशन किस तरह से कर रहा है। इसे समझने के लिए वॉटसन और क्रिक ने ये सेमी कंजर्वेटिव यानी अर्ध संरक्षी विधि के बारे में बताया कि शायद जो डीएनए है ये ओपन होगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा, एक न्यू स्ट्रैंड
और एक ओल्ड स्ट्रैंड आपको मिले। तो विचार केवल दिया किसने, वॉटसन और क्रिक ने। जबकि इसी विचार को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो वो बताएंगे मेसेल्सन और स्टॉल ने यहां पे इसे सिद्ध किया। देखिए दो अलग अलग पॉइंट है। डीएनए कौन सी विधि से रेप्लिकेशन कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव। अगर आपसे पूछा जाए इस विधि के बारे में किसने बताया, किसने विचार दिया, तो वो आपने बताना वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अर्ध संरक्षित विधि को, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को किसने सिद्ध किया, प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, तब नाम आपको लेना है मेसेल्सन और स्टॉल का। तो ये दो अलग अलग चीजें आप याद रखें। विचार किसने दिया, वॉटसन क्रिक। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो आप बताएंगे मेसेल्सन और स्टॉल ने। अब पॉइंट ये कि मेसेल्सन और स्टॉल ने किस पर कार्य किया, तो बैक्टीरिया पर। कौन सा, ई कोलाई, नाम आपको दे रखा है ई कोलाई बैक्टीरिया। ट्राई करें कि हर साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को याद रखें। पहले भी कई बार आपसे कहा गया था, क्लासिकल में भी हमने कहा कि मेंडल का मटेरियल पी, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे कार्य किया। मॉलिक्यूलर में भी आपने बताया कि हर्शेचेज ने बैक्टीरियोफेज पे कार्य किया। तो इसी तरह से यहां पर मेसेल्सन और स्टॉल ने किस पे कार्य किया, तो वो आप बताएंगे यहां ई कोलाई। और यहां इन्होंने अपने प्रयोग के लिए नाइट्रोजन के समस्थानिक का उपयोग किया। किस तरह से, N15 N14 जो समस्थानिक है वो उन्होंने लिए, वो यहां प्रयोग में आप आगे देखेंगे भी। ये N14 और N15 नाइट्रोजन समस्थानिक उन्होंने काम में लिए। एक पॉइंट आपको दे रखा है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण का प्रयोग किया गया। यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को भी इन्होंने काम में लिया। याद करिए सेंट्रीफ्यूगेशन कहां पढ़ा था हमने, हर्शे व चेज के प्रयोग में। आपने लास्ट स्टेप में सेंट्रीफ्यूज किया था, तब हमें सुपरनेटेंट और पैलेट मिले थे। यानी डेंसिटी के आधार पर हमने अलग किया था। जो हैवी भारी चीजें थी पार्टिकल, वो नीचे बैठ गए थे, जो हल्के थे वो ऊपर, जिसे आपने वहां डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कहा। तो यहां पर भी वही आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। यहां सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए एक केमिकल याद रखें, सीजियम क्लोराइड। इसको आपने काम में लिया। तो यहां ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने कि ई कोलाई पे कार्य किया गया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, समस्थानिक आपने काम लिए नाइट्रोजन के, और डेंसिटी जो ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, यहां पर एक केमिकल याद रखेंगे, वो आपने बताना है सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगर आप आए तो अगला पॉइंट दे रखा है गुणसूत्रीय स्तर पर। अब देखिए गुणसूत्र प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। यानी कि यूकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि को किसने सिद्ध किया, तो वो नाम होगा टेलर का। नाम चेंज हो गया। अगर कहा जाए प्रोकैरियोट में किसने प्रूफ किया, ई कोलाई प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में प्रूफ करने वाले पर्सन मेसेल्सन और स्टॉल। जबकि यूकैरियोट्स में इसे प्रूफ करने वाले कौन, टेलर, आप यहां पर बताएंगे। और यहीं पर टेलर ने किस पे कार्य किया, तो वो आपने कहना है वीसिया फाबा। एक प्लांट का नाम आपको दे रखा है वीसिया फाबा पे कार्य किया। मेसेल्सन ने किस पे कार्य किया, ई कोलाई पर। टेलर ने किस पर कार्य किया, तो आप बताएंगे वीसिया फाबा पर। यहां टेलर ने क्या उपयोग में लिया, तो आप देख सकते हैं रेडियो सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया। इन्होंने नाइट्रोजन के समस्थानिक काम में लिए और इन्होंने रेडियो सक्रिय थाइमिडीन काम में लिया। अब देखिए इस पूरे पॉइंट को एक बार कंपेयर करें। ये सारी चीजें टिप्स पे आपको याद रखना है, फिर हम देखेंगे इनका प्रयोग। पहली बात की जा रही है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। यहां पर रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होगा। ये विचार किसने दिया, तो आप कहेंगे वॉटसन और क्रिक ने। लेकिन इसी विचार यानी अर्ध संरक्षी विधि को सिद्ध किसने किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले कौन, तब आपने बताना है मेसेल्सन और स्टॉल ने। मेसेल्सन स्टॉल ने प्रोकैरियोट में प्रूफ किया, ई कोलाई में। टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन लिया सीजियम क्लोराइड को लेते हुए, और नाइट्रोजन के समस्थानिक काम में लिए। जबकि यूकैरियोट में प्रूफ किया टेलर ने। यूकैरियोट में प्रूफ करने वाले टेलर का मटेरियल है यहां वीसिया फाबा। यहां इन्होंने रेडियो सक्रिय थाइमिडीन काम में लिया। तो प्रोकैरियोट में प्रूफ किया मेसेल्सन स्टॉल ने, यूकैरियोट में टेलर ने। मेसेल्सन का मटेरियल ई कोलाई,
टेलर का मटेरियल वीसिया फाबा। मेसेल्सन ने नाइट्रोजन के समस्थानिक काम में लिए और टेलर ने रेडियो सक्रिय थाइमिडीन यहां पर काम में लिया है। अब अगर आप इनका प्रयोग देखें, मेसेल्सन व स्टॉल के प्रयोग को हम देखेंगे जो इन्होंने ई कोलाई पर लिया है नाइट्रोजन के समस्थानिक को लेते हुए। ध्यान से समझे, सबसे पहले ये पैटर प्लेट, इसमें संवर्धन माध्यम, और इस संवर्धन माध्यम में आप ई कोलाई के कल्चर करवा रहे हैं, ई कोलाई का संवर्धन आपको करना है। अब देखिए, इस संवर्धन माध्यम में आपने N15 जो नाइट्रोजन समस्थानिक के N15 लिया, NH4Cl, उसमें जो N है वो N15 हमने ले रखा है। तो यानी यहां इससे जितने भी नाइट्रोजन बेसिस बनेंगे संवर्धन माध्यम में नाइट्रोजन बेस बनेंगे, और यही नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाएगा डीएनए। तो अब यहां जितने भी डीएनए बनेंगे ये सभी डीएनए कैसे होंगे? N15 के। इस पॉइंट को ध्यान से समझे कि आपने संवर्धन माध्यम में N15 ऐड किया है, क्योंकि अगर ई कोलाई को ग्रो करना है तो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशंस वो संवर्धन माध्यम से ले रहा है। हम जैसा संवर्धन माध्यम उसे देंगे ई कोलाई में वही चीजें जाती हुई आपको दिखेगी। याद करिए, हर्शे चेज में आपने रेडियो एक्टिव सल्फर काम में लिया तो वहां प्रोटीन सारे रेडियो एक्टिव हो गए। आपने जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस काम में लिया तो वहां न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए थे वो सारे रेडियो एक्टिव हुए। तो यहां भी वैसा ही है, लेकिन यहां रेडियो एक्टिव ना लेकर हमने समस्थानिक काम में लिए। ये ध्यान रखें, यहां कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, समस्थानिक हमने काम में लिए। आपने ऐड किया यहां N15, NH4Cl जो है वो नाइट्रोजन बेस का सोर्स है, हमने ऐड किया N15। तो जितने भी नाइट्रोजन बेस बने यानी न्यूक्लियोटाइड्स बने वो N15 के बनेंगे इस संवर्धन माध्यम में। तो यहां इस संवर्धन माध्यम में जितने भी ई कोलाई ग्रो कर रहे हैं उन सभी ई कोलाई के अंदर सारे नाइट्रोजन बेस N15 के। तो डीएनए कैसा होगा? N15 का। अब देखिए, ये सेल ग्रो करते जा रही है, ये जितनी भी ई कोलाई की सेल ग्रो करेगी इन सभी के अंदर डीएनए कैसा? N15 डीएनए आपको मिलेगा। इन सभी में ये देखिए N15 डीएनए। क्लियर? क्योंकि आपने इस माध्यम में N15 ऐड किया तो सारे डीएनए N15 के आपको मिलने। अब आप क्या करें, इस N15 वाली ई कोलाई सेल को लिया और हमने एक दूसरे संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया। अब ये एक दूसरा संवर्धन माध्यम, इसमें आपने इस सेल को स्थानांतरित किया। बट इस संवर्धन माध्यम में आप क्या देख रहे हैं, यहां आपने जो NH4Cl लिया है ये N14 है, यहां 15 था, इस संवर्धन माध्यम में N14 है। यानी कि यहां अब जितने भी ई कोलाई सेल्स ग्रो करेगी उन सभी में नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड N14 का बनेगा। तो सभी डीएनए कैसे बनेंगे? N14 के डीएनए आपको दिखेंगे। यहां जितने भी डीएनए आपको बनेंगे नए वो N14 के बनते हुए दिखने। तो एक बार इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करें, फिर अगला स्टेप आप लेंगे यहां कि आपने बताया, कहने का मीनिंग ये कि अगर संवर्धन माध्यम में N15 हम ऐड करें तो नए डीएनए N15 के बनेंगे। अगर संवर्धन माध्यम में N14 ऐड करोगे तो नए डीएनए N14 के बनेंगे। अब यहां आपने 15 वाला जो डीएनए, 15 को हमने रेड कलर से बताया, दोनों 15 वाले डीएनए, इसे 14 वाले माध्यम में स्थानांतरित किया। तो आप देखिए अब क्या होगा, जो 15 वाला डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, ये 15 रेड कलर से हम बता रहे हैं। अब इन दोनों स्ट्रैंड के सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, 15 या 14? तो आंसर आप कहेंगे 14, क्योंकि माध्यम 14 है। तो आप देखिए जो नया बना वो 14 का, इस दोनों में जो ब्लू कलर में आप यहां देख सकते हैं। तो आप देखिए यहां सेमी कंजर्वेटिव दिख रहा है। एक तो पुराना स्ट्रैंड है, पुराना कौन है 15, और एक नया बना 14 बनते हुए मिलेगा। अभी आपको मेसेल्सन स्टॉल का प्रयोग देखना है, उससे पहले की एक आउटलाइन बताई जा रही है कि ये चीजें आप ध्यान रखें कि जैसा माध्यम है वैसे ही नए डीएनए बनते हुए आपको मिलेंगे। अब 15 वाले को जब हमने 14 में स्थानांतरित किया तो नए स्ट्रैंड जो बनेंगे वो सब 14 के, पुराने दो तो 15 के रह गए, बट अब जितने भी नए बनेंगे वो सभी आपको माध्यम के अनुसार बनते हुए दिखेंगे।
तो इसे कंटिन्यू करें। अगर आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपके सामने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोनों स्ट्रैंड N15 के हैं कि हमने ई कोलाई को N15 माध्यम पे ग्रो कराया, तो हमें सारे N15 वाले मिलने। यानी कि अगर टोटल डीएनए यहां देखें तो एक डीएनए N14 वाले डीएनए कितने, 0। N15 यानी एक स्ट्रैंड 14 एक 15, ये कितने, ये भी 0 है इस डायग्राम में। और N15 वाले कितने, तो वो आपने कह दिया 1, ये आपको 1 मिलना है। कौन सा, N15 1 मिल रहा है। अब इसे आप सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ली, इसे अगर हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आप देखिए इसकी लेयर आपको यहां पर दिखाई देगी। आपने इसे सेंट्रीफ्यूज किया, बॉटम में लेयर आई। बॉटम में क्यों आई, क्योंकि N15 हैवी है, ये भारी है, इसलिए नीचे बैठेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएंगे, जो हैवी होंगे वो नीचे बैठते हुए आपको मिलेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं ये एक्चुअल में जो स्ट्रैंड है ये कौन सा है, इसे हम कह सकते हैं N15। ये जो लेयर आई यहां कौन सा डीएनए, N15 वाला डीएनए हमारे पास है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, ई कोलाई की जो फर्स्ट जनरेशन है ये लगभग 20 मिनट्स में कंप्लीट होगा, इसे आपने N14 वाले मीडियम में ट्रांसफर किया है। यहां ध्यान रखेंगे डीएनए कैसा था, N15। अब इस डीएनए को हम स्थानांतरित कर देंगे कौन से माध्यम में, N14 वाले माध्यम में। अब रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो N15 ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये देखिए N15 दोनों अलग होते हुए दिखे, और इनके सामने नया कौन सा आएगा, 14। ये N14 वाला नया है। देखिए इस तरह से अगर इसको हम यहां देखें, ये पहला स्टैंड 15, ये N15 आपको बताया गया। अब इसे आप कौन से माध्यम में ग्रो करा रहे हैं, N14, तो यहां हमने लिखा N14, ये माध्यम है हमारा। तो रेप्लिकेशन में पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, 15 और 15 ये दोनों अलग हुए। अब इनके सामने नया आएगा, नया कौन सा, माध्यम के अनुसार माध्यम 14 है तो नया N14 आ गए। तो अब देखिए दो डीएनए हो गए, 1 से 2। लेकिन इन दोनों डीएनए को हम देखें तो इसमें एक तो पुराना स्ट्रैंड है 15, एक नया बना है 14, सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी की तरह अब देख रहे हैं। अब इनको अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इन्हें सेंट्रीफ्यूज करने पर इनकी लेयर टेस्ट ट्यूब में आपको कहां मिलेगी, ये आपको सोचना है और फिर आंसर देना है। तो यहां पर देखिए इन दोनों को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें तो क्या ये नीचे आएगा बॉटम में, नहीं। क्यों, बॉटम में तो हैवी आएगा, और हैवी कौन है, N15, जबकि यहां पर N15 0 है। ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है, यहां देख सकते हैं N15 0, N14 ये भी 0 है। एक स्टैंड N14 एक स्टैंड N15, ये दो, ये देखिए दो डीएनए बने, दोनों हाइब्रिड है, इन्हें हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हैं, संकरित डीएनए भी, क्योंकि एक स्टैंड 14 का है एक 15 का है, तो दो डीएनए दोनों हाइब्रिड। अब अगर आप इसे सेंट्रीफ्यूज करें तो इसकी लेयर क्या बॉटम में मिलेगी, नो। ये कहां आएगा, मिडल में। क्या ऊपर आ सकता है, नहीं, क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल वो आएगा जो हल्का होगा, और हल्का कौन है, N14। भारी कौन, N15, और हाइब्रिड हो गया N14 तो ये देखिए हाइब्रिड, ये आपको मिडल में लेयर बनते हुए दिखेगी। क्लियर। तो 15 हैवी था नीचे, अगली पीढ़ी में एक 14 एक 15 ये मिडल में आपको मिल रहा है। अब आप नेक्स्ट जनरेशन में आइए, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड में भी अब देखिए दो डीएनए, अब ये 2 से कितने हो जाएंगे, 4। रेप्लिकेशन होगा तो 2 से 4, तो अगर आप इसे 4 करें तो देखिए पहले यहां N15 अलग हुआ, N14 ये अलग होंगे, यहां भी ये दोनों अलग हो जाएंगे, N14 और N15 ये दोनों यहां पे अलग हो गए। देखिए 4 डीएनए बनेंगे, इनके दोनों स्ट्रैंड अलग, इनके भी दोनों स्ट्रैंड अलग। अब इन चारों के सामने डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। अब नया 14 या 15 कौन सा बनेगा, जो मीडियम है। मीडियम कैसा चल रहा है, 14, मीडियम दे रखा है, 14 में ग्रो कर रहे हैं।
तो नए स्टैंड कौन से बनेंगे? 14 वाले। इन सभी के सामने जो नया आएगा वो 14 का आएगा। यानी सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड की बात की जा रही है, सेकेंड जनरेशन में 1 2 3 4 डीएनए हो गए। पहले 1 था, फिर 2 हुए, अब 4 डीएनए हो गए। 4 में अगर आपसे पूछा जाए N14 कितने हैं, तो देखिए N14 वाले 2 है, N15 वाले एक भी नहीं है, N15 वाले ये 2 है। यानी कि देखिए N15 एक भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि माध्यम हमारा कैसा है? 14 का। तो सारे अब नए 14 के बनेंगे। 2 तो हाइब्रिड रहेंगे, जैसे इन्हें अगर हम सेंट्रीफ्यूज करें तो 4 डीएनए। 4 में क्या बॉटम में कोई लेयर आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई N15 नहीं है। ये जो 2 है ये संकृत है, और संकृत कहां आ जाएगा? मिडल लेयर में सेट होंगे। और ये जो दोनों है ये दोनों हल्के, और हल्के वाले कहां आ जाएंगे? ये ऊपर आते हुए आपको दिखेंगे। क्लियर? अब इसे यहां अगर हम समझे, जो स्लाइड में आपको दे रखा है सेम इसी को ये सिंपल करके आपको समझाया गया। अब स्लाइड का जो डायग्राम है उसमें देखें, सेम यही पॉइंट आपको मिलेगा यहां पर देखने को। आप देख सकते हैं यहां पर कि 2 से 4 डीएनए बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे आपकी स्क्रीन पर। क्या आप देखिए ये 2 से 4 बन गए। अब 4 में यहां बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हैं किस तरह के डीएनए। ये तो N14, ये 14-15 हाइब्रिड वाले। यानी अब यहां भी वही सवाल, टोटल डीएनए कितने? 4। N14 वाले कितने? आप काउंट करें 2। N14 ये 2 मिले। N14 ये भी 2 है। और N15 0, ये आपको एक भी नहीं मिलना है। तो अगर अब सेंट्रीफ्यूज करें तो अभी हमने देखा भी था टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर बनेगी। एक तो मिडल में कौन आ जाएंगे? संकृत। और जो ये लाइटर वाले हैं, ये लाइटर कहां आ गए? ऊपर। यानी ये किसकी लेयर हो गई? ये तो N14 की लेयर। और ये किसकी लेयर? N15 की लेयर आपको मिल रही है। तो शुरुआत से देखें, सबसे पहले N15 का डीएनए था जो हैवी है इसलिए नीचे बैठ गया। 15 को हमने 14 वाले माध्यम में ग्रो कराया। तो जब 14 वाले माध्यम में ग्रो कराएंगे तो दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, इन दोनों के सामने नया 14 का बना। यानी पहली जनरेशन में 2 डीएनए बने, दोनों हाइब्रिड है, संकृत है, इसलिए मिडल लेयर में आ गए। दूसरी जनरेशन में 2 से 4 बनेंगे। 4 में 2 तो हाइब्रिड ही रहेंगे, मिडल में आ गए। जो 2 नए बने वो 14 वाले बने, हल्के, ये ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप जाते हैं थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड में आप देखेंगे 4 से कितने हो जाएंगे? 8 डीएनए। 8 में 2 तो हाइब्रिड ही रहेंगे, 2 हाइब्रिड रहेंगे, वो तो मिडल में आएंगे। बाकी के 6 हल्के होंगे, यानी N14 वाले आपको मिलेंगे, जो हल्के वाले ऊपर की तरफ आते हुए दिखने हैं। तो देखिए थर्ड जनरेशन की बात की गई है, यानी 60 मिनट्स के बाद। तो 60 मिनट के बाद अभी आपसे कहा टोटल डीएनए कितने हो जाएंगे? 8। 8 में N14 रहेंगे 6, हाइब्रिड 2। 8 में 2 तो हमेशा हाइब्रिड चलेंगे, बाकी 6 जो है माध्यम 14 है तो 14 के बनेंगे, और हैवी 0 होगा। तो यहां भी लेयर 2 ही बनेगी, एक तो हाइब्रिड की और एक लाइटर यानी हल्के डीएनए की। हल्के जो डीएनए उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहां हल्के डीएनए कितने थे? केवल 2, जबकि यहां अब हल्के डीएनए कितने हो गए? 6। संकृत तो उतने ही मिलेंगे, 2। हल्के डीएनए बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप फोर्थ जनरेशन में जाए तो फोर्थ जनरेशन में 8 से कितने हो जाएंगे? 16। 16 में हाइब्रिड तो 2 ही रहेंगे, बना के भी आप चेक कर सकते हैं। और जो बचे हुए 14 है वो सभी आपको कैसे मिलेंगे? वो हल्के बनते हुए आपको मिलने। तो यहां स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, ये था आपका मेसेल्सन एंड स्टॉल का प्रयोग जो आपने यहां पर देख रखा है। तो मेसेल्सन स्टॉल के प्रयोग में इन्होंने ई कोलाई पे अपना कार्य किया और ये सिद्ध किया कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, यानी एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड आप यहां पर बता रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं 15 वाला नीचे बैठा, 15 वाले को जब 14 में हम ग्रो करा रहे हैं तो ऊपर यानी मिडल लेयर आपको मिली, बिल्कुल ऊपर भी नहीं बिल्कुल नीचे भी नहीं, एक बीच में आप देख रहे हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर आना यह बता रहा है कि यहां एक 15 का स्ट्रैंड है और एक 14 का स्ट्रैंड।
यानी 15 पुराना हुआ और नया 14 आया, यानी ये सेमी कंजर्वेटिव